Good morning everyone and welcome to the class. We have started the chapter development yesterday and in our discussion of yesterday we have seen through an example of a school in which class magazine was to be produced, and we have seen two different types of way of working इन विच वी हैव सीन कि एक क्लास में किस तरह से जो प्रीवियस ईयर के मैगज़ीन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली टीचर डिसाइड कर देते हैं कि क्या करना है, किस हर बच्चे को असाइनमेंट भी टीचर गिव्स की किस मैगज़ीन से रिलेटेड किसको क्या करना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि कौन से स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ओरिजिनलिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और सभी बच्चों को टीचर की तरफ से ये बता दिया जाता है कि क्या क्या करना है. एंड देन वी हैव सीन the situation in another class in which there was debate, there was discussion regarding the content of the magazine, and after this debate and discussion it was decided कि किसको क्या करना है. And in that class there was participation by the people, participation by the students were taking part in the decision making कि कंटेंट क्या होगा, किसको क्या असाइन करना है. तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई. जैसे अगर हम जो पहली क्लास थी, इफ़ वी सी इन दैट क्लास एवरीथिंग वेंट पीसफुली, देयर वाज नो केओस, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन. बहुत ही पीसफुली काम बहुत अच्छे से हो गया. लेकिन दूसरी क्लास में जब डिबेट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसके कारण केओस हुआ. काफ़ी टाइम भी लगा, बट डिसीजन जो आया वो ये हुआ कि दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसको वो काम मिला. तो ये जो दीज आर एक्चुअली टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. यही सेम चीज़ हमारी कंट्री में रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट के डिसीजंस होते हैं उसके रिगार्डिंग किस तरह से डिसीजन लिया जाता है. जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिसीजन ले लेती है कि यस हम यहाँ पर डैम बनाना है, हमें यहाँ पर ये फैक्ट्री लगानी है, एंड गवर्नमेंट स्टार्ट डूइंग द वर्क. दिस इज जैसे टीचर ने डिसीजन लिया कि किसको क्या करना है. देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स. तो जब हम एक डेवलपमेंट का एक वो मॉडल होता है जिसमें इसी तरह से टीचर की तरह गवर्नमेंट बिहेव करती है कि उसने अदर कंट्रीज़ ने जो जिस तरह से अपने डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी किया है हम उसको फॉलो करते हैं. हर कंट्री की कंडीशंस डिफरेंट होती है, हर कंट्री के लोग डिफरेंट होते हैं. तो इस बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता है कि हमारी क्या सिचुएशन है, हमारी क्या रिसोर्सेज है, हमारी क्या कंडीशन है. हाँ, जो गवर्नमेंट होती है वो बस दूसरी जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहती हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हुए अपनी तरफ से डिसीजन ले लेती हैं विदाउट एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल. एंड एक दूसरा जो मॉडल होगा डेवलपमेंट का, इन दैट मॉडल द डिसीजन विल बी टेकन according to the need of the country, according to the resources of the country. जो भी हमारी कंट्री के सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे. एंड देयर विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑल्सो. अगर हम डैम बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है और उस डैम बनाने के कारण पीपल हु आर लिविंग देयर लाइफ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, दे मे हैव टू बी डिस्प्लेस्ड. तो इतना बड़ा कुछ उनके लाइफ में होने जा रहा है, उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ सकता है और उनका कोई भी व्यू लिया ही नहीं गया डिसीजन में. तो ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन. ऐसा होता है, हमारी खुद की कंट्री में ही होता है. तो जो एक दूसरा मॉडल है डेवलपमेंट का उसमें ये कहा जाता है कि हमको खुद अपना एक तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए प्लस लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कर रही है, वॉट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट, दैट डिसीजन इज गोइंग टू अफेक्ट द पीपल. तो पीपल जो जिनको अफेक्ट होने जा रहे हैं,
जिन पर बर्डन पड़ने जा रहा है उनका तो हमें व्यू लेना ही चाहिए, उनकी सहमति से, उनके कंसेंट से काम होना चाहिए. So these are two models of development. Okay, so we have also discussed what do we mean by development. Development से क्या हम mean करते हैं. तो we have seen there are two aspect of meaning. एक है broader aspect है, दूसरा narrow aspect है. जो broader aspect होता है उसमें जो development होती है उसका meaning होता है कि हम पूरी सोसाइटी के लिए क्या हमारा विज़न है, हम क्या देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी को किस तरह से हम विजुअलाइज कर रहे हैं, किस तरह से पूरी सोसाइटी के वेल बीइंग इम्प्रूवमेंट को हम लाना चाहते हैं. ओके, इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. लेकिन जो नैरो कॉन्सेप्ट होता है उसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छा हो रहा है तो हम उसको डेवलपमेंट मान लेते हैं. तो दिस इज़ द ब्रॉडर, दिस इज़ द नैरो एस्पेक्ट जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही माना जाता है डेवलपमेंट, एंड उसके अलावे और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है. बट जो ब्रॉडर सेंस है डेवलपमेंट का, उसमें ये होता है कि हम देखते हैं एक्चुअली वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसका फ़ायदा सोसाइटी को मिला या नहीं, उससे सोसाइटी की वेल बीइंग बढ़ी या नहीं. सोसाइटी में डेथ रेट्स को देखा जाता है, सोसाइटी में लिटरेसी रेट को देखा जाता है, सोसाइटी में सेक्स रेशियो को देखा जाता है. दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट मान रहे हैं तो दैट इज़ नैरो व्यू. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत हुआ है, बट उस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था सोसाइटी को वो नहीं मिल रहा है. वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसका फ़ायदा एक पर्टिकुलर ग्रुप ही उठा रहा है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, उनका एजुकेशन लेवल, उनका हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हैं, ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है. तो उसको हम कहेंगे उस सेंस में जो डेवलपमेंट हुआ जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहे हैं, दैट इज़ नैरो सेंस. डेवलपमेंट इन नैरो सेंस. एंड डेवलपमेंट इन ब्रॉडर सेंस की पूरी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ रही है या नहीं, सोसाइटी की वेलबींग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं. सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. Development has unfortunately often came to be identified with achieving preset targets. ऐसा ही होता है, हम जो टारगेट्स पहले से सेट कर दिए होते हैं, बस उन टारगेट्स को अगर हमने अचीव कर लिया तो हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट हो गया. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. So it came to be identified with achieving preset targets or completing projects like dams or factories, hospitals, rather than with realizing the broader vision of development which the society upholds. तो ये नैरो है कि हमने डैम्स इतने बना लिए हमारे इसमें, हमारे कंट्री में इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने फैक्ट्रीज़ हैं, हमने अपने डेटा दे दिए हैं कि ये हमारा हो गया डेवलपमेंट. दैट इज़ नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट. ब्रॉडर सेंस में डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ रही है या नहीं. अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, बट उस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि सोसाइटी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है. अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं तो वो सोसाइटी डेवलप्ड नहीं कहलाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इन द प्रोसेस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे हैव बेनिफिटेड. जो ये डेवलपमेंट का जो जिस तरीके से हम डेवलपमेंट को नैरो सेंस में लेते हैं कि कुछ हमने फैक्ट्रीज बना दी, कुछ डैम्स बना दिया और हमारा डेवलपमेंट हो गया, इन दैट सिचुएशन अ ग्रुप
गेट्स बेनिफिट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। जो भी डैम्स बन रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट प्री सेट टारगेट्स अपने अचीव कर रही है, उससे फ़ायदा होता है, एक ग्रुप को फ़ायदा होता है। इट्स फाइन, ठीक है, एक ग्रुप को फ़ायदा होता है, बट अदर्स मे हैव हैड टू सफ़र लॉस of their homes or lands or way of life without any compensatory gains। तो कुछ को तो फायदा हो गया। सपोज डैम्स की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ डैम, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अ ग्रुप गॉट बेनिफिट हुआ एक ग्रुप को, बट देर आर अदर्स हु वर एट द लॉस। उनको अपने लैंड का लॉस हुआ, लाइवलीहुड का लॉस हो सकता है, और उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके बदले में जो उन्हें गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, अगर किसी को डिस्प्लेस करती है तो कंपनसेशन देती है, बट दैट कंपनसेशन इज नॉट, कैन नॉट, ये हम नहीं कह सकते कि वो कंपनसेशन से उनका लाइफ में जो भी चेंजेस आया वो सब सही हो गया, क्योंकि जो कंपनसेशन होता है एक तो वो बहुत ही मिनिमल होता है। देन आप कंपनसेशन सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे। डिस्प्लेसमेंट से जो हमारा लॉस ऑफ सोशल लाइफ हो रहा है, लॉस ऑफ कल्चरल लाइफ हो रहा है, वो कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सो दिस इज द केस। Issues such as whether the rights of people have been respected in the course of development, whether the benefits and burdens of development have been justly distributed, or whether decisions regarding development priorities have been democratically made, have been raised in many countries. So now it is a question which is raised in many countries कि जो भी decisions लिए जा रहे हैं regarding development, क्या पीपल का उसमें पार्टिसिपेशन है? क्या इस बात का को हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो डिसीज़न लेने जा रहे हैं उसका लोगों पे जो असर पड़ रहा है, तो लोगों को भी हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो। The mode of development which have been adopted in different countries have become the subject of debate and criticism, and alternative models have been put forward। तो मोस्टली कंट्रीज में यही मॉडल अडॉप्ट किया गया है कि जो गवर्नमेंट होती है, दैट द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट फॉलो द अदर कंट्रीज, द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट उसी को फॉलो करती है और अपनी तरफ से डिसीजन ले लेती है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स, द नीड्स ऑफ द पीपल। इसी मॉडल को मोस्टली कंट्रीज फॉलो करते हैं एंड इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट। द करेक्ट वे इज in which there should be involvement of the people। तो एक अल्टरनेट मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है। In such a situation, the broader understanding of development can serve as a standard by which the development experience of a country is examined। Now we come to the next subtopic, and that is the challenge of development। The challenge of development। The concept of development gained importance after the second half of the 20th century। Second half of 20th century के बाद ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंस गेन करता है बिकॉज सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो अभी तक हम देख रहे थे कि देयर वर सो मेनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका विच वर द कोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, है ना। जो वेस्ट के जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनकी कॉलोनीज थी, और आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर द चेंजेस स्टार्टेड टू कम, है ना।
This was the time when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence, है ना. तो 1950 के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद से ही जो कंट्रीज थे एशिया और अफ्रीका के, वो इंडिपेंडेंस उनको मिलना स्टार्ट हो गया और कॉलोनियलिज्म का जो था वो एंड होना स्टार्ट हो जाता है. और इसी के साथ पूरी जो वर्ल्ड है उसका जो सीन है, हर एस्पेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, हर एस्पेक्ट में जो सीन है वर्ल्ड का वो चेंज होना शुरू हो जाता है. Most were impoverished and their population had a low standard of living. Education, health, and other facilities were poor. They were often described as underdeveloped or developing. The comparison was with the richer countries in Western Europe and the United States. तो what we see कि ये जो countries आज़ाद हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बहुत ख़राब थी. The reason was कि they were under the colonial rule and the colonial rule was based on the economic exploitation. तो how can we expect कि ये जो countries जो after second world war they are getting independence, तो उनको बहुत उनकी economic condition अच्छी होगी, ये हम कभी भी नहीं सोच सकते क्योंकि उनका exploitation हुआ था. तो उनके डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था. तो इनकी जब कंडीशन, जब ये आज़ाद होते हैं तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी. न सिर्फ इकोनॉमी की कंडीशन बल्कि अगर हम सोसाइटी को भी देखें तो द कंडीशन वाज वेरी बैड. एंड दीज कंट्रीज वर डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड. Why these countries were called developing or underdeveloped? Because we were comparing these countries with the developed countries of Europe and America. अगर यूरोप और अमेरिका के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ हम इन कंट्रीज़ की जो एशिया अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, हम उनकी कंपैरिजन करते तो वी फाइंड देम अनडेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड और डेवलपिंग. In the 1950s and 1960s, when most countries of Asia and Africa had achieved independence from colonial rule, the most urgent task in front of them was to solve the pressing problem of poverty, malnourishment, unemployment, illiteracy, and lack of basic amenities that a majority of the population faced. तो जब ये countries आज़ाद हुए, when they got independence, they were facing so many problems. Like problem of poverty. There were so many people who were not able to fulfill the basic needs of their life. The problem of malnourishment that is associated with the problem of poverty. Because of poverty, people were not able to get the nourished food, the balanced food, and that was the reason of their malnourishment. So it is associated with the problem of poverty. And then the problem of unemployment, because there was lack of job opportunities. तो unemployment थी. All these problems are interrelated. सभी problem एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Unemployment है तो poverty है, poverty है तो malnourishment है. Then illiteracy was also one of the biggest problem that these countries were facing at that time, because किसी भी तरह का जो सिस्टम होता है एजुकेशन का वो प्रॉपरली इवॉल्व नहीं हुआ था. And lack of basic amenities. So all these problems, basic amenities like housing, medical facilities, education facilities, ये सारी जो amenities थे वो लोगों को नहीं मिल रही थी. So these were the problems the countries, the newly independent countries of Asia and Africa were facing. They argued that the reason why they were backward was because under colonial rule their resource had been used not for their own benefit but for the benefit of their colonial master. That is the reason कि क्यों आखिर इतनी problems थी, poverty क्यों थी, unemployment क्यों था, क्यों ये सारी problems थी, because resource की कमी नहीं थी. In these countries resources were there, but these resources were used by the colonial rulers for their own benefit. हमारे रिसोर्स हमारे लिए यूज़ ना होकर के जो कॉलोनियल रूलर्स थे
उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज़ किया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इस कंडीशन में उस समय थे जब इंडिपेंडेंस मिला एट दैट टाइम. With independence, they could reorganize their resource in the best possible manner to serve their national interests. So now, after getting independence, now they are the owners, they are the master of their own country. तो अब जबकि वो owner है, जबकि वो master है, now they can reorganize the resources according to their need, है ना. तो सब कुछ उनको फिर से restart करना था, everything. Therefore, it was now possible for them to formulate such policies which would allow them to overcome their backwardness and move towards achieving the standard of their former colonial master. This provided the impetus for these countries to undertake development project. So, after getting independence, they become the owners of their resource. They can use the resources in order to achieve development. And now these countries, these newly independent countries, they wanted to become as developed as their masters. जो उनके colonial masters थे वो उनकी तरह developed होना चाहते थे. So they started using the resources of their country for their own benefit. Everything was started. The concept of development has undergone many changes over the years. कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इन द इनिशियल ईयर्स द फोकस वॉज ऑन कैचिंग अप विद द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी. तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम हमारे सामने डेवलपमेंट का एक ही मॉडल था जो कि हमारे कॉलोनियल रूलर्स थे उनके ही मॉडल को हम फॉलो करना चाहते थे. वो जो कुछ भी है हम भी बस उस तरह के बन जाए जैसे भी वेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, हम सब कुछ में उनको फॉलो करना चाहते थे. अगर हम उनको फॉलो कर लिए, उनके तरह से हम हो गए तो हम अपने आप को डेवलप्ड मान लेते हैं. तो ये एक डेवलपमेंट का मॉडल है जिसमें कि हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न मॉडल को कि उनके सोसाइटी में, उनकी इकोनॉमी में जो कुछ भी है हम अपने आप को भी वैसे ही चाहते हैं कि हम भी उसी तरह के हमारा हो जाएगा. तो फिर वी विल बी एश्योर्ड कि हमारा डेवलपमेंट हो गया. ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, extending and modernizing education. So these developing countries, these newly independent countries of Asia and Africa, they adopted goals of economic growth कि कैसे हमको इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है. उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा प्रेस किया कि हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. जब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप आता जाएगा. ओके. एंड एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करने पर इन्होंने फोकस किया क्योंकि एग्रीकल्चर जो था इन सारी कंट्रीज़ में, खासकर अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. अभी भी एट प्रेजेंट ऑल्सो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. तो ये जो हम देख रहे हैं कि जो मेन सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम जानते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, एग्रीकल्चर होता है. तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया और साथ ही साथ एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था उसको भी बढ़ाया गया, एक्सपैंड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो सके. बिकॉज एजुकेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड. जब एजुकेशन लोगों को मिलेगा तभी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है और जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तभी अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं. सो इट वॉज बिलीव्ड एट दैट टाइम that the state was the only agency capable of initiating this kind of social and economic change. So at that time what was considered that the state is the only agency which can start any kind of social and economic change. So it was considered that state is the only agency which can brought social and economic change. Other than state, it can never be achieved without state.
Many countries embarked upon ambitious projects of development, often with the help of loans and aid from the developed countries. So, in order to achieve this development, in order to achieve the economic growth, there was a need of money, finance. So these developing countries, these underdeveloped countries had to take loans from the developed countries in order to start their economic projects. Like अगर डैम बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं. तो ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, दे वर नॉट हैविंग एनफ money in order to start their economic growth. So they took loan from developed countries. And now we will see what happened in our country after getting independence. Our country was also in the similar situation. Economic problems were there in front of the country, and that was the biggest challenge: how to bring economic development, how to reduce the problem of poverty, malnourishment, unemployment. So our country was also facing the same situation, and in that condition, what was done by our country, we will discuss that. In India, a series of 5-year plans for development were made starting from the 1950s. We have adopted this planned economy, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि एक प्लान्ड वे में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ला रहे थे. एंड फॉर दैट प्लान्ड डेवलपमेंट देयर सेटअप अ प्लानिंग कमीशन, and this planning commission was there to plan for the economic growth of the country, plan for the use of resources, किस तरह से resources को use करके economic growth को achieve करना है. तो this was done by the planned economy, and these included a number of mega projects such as Bhakra Nagal Dam, setting up steel plants in different parts of the country, mining, fertilizer production, and improving agricultural techniques. So in order to bring economic developments, many important projects were there, like dams का construction किया जाना, then बहुत सारे स्टील प्लांट्स हमारी कंट्री में बने विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़. कई सारे स्टील प्लांट जो थे वो आए सामने, बिकॉज स्टील जो है उसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है. तो सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, वी वांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना. तो उसके लिए हमारी कंट्री में काम किया गया. देन माइनिंग वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मिनरल्स जो थे वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थे. तो इन मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग एक्टिविटीज़ पर प्रेशर फोकस किया गया. देन फर्टिलाइजर्स वर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज एनी कंट्री विल वांट सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो उसके लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया गया. देन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि हमारी एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो बढ़ सके. इट वॉज होप्ड दैट अ multi-pronged strategy would have an impact on the economy and significantly increase the wealth of the country. So it was the एक्सपेक्टेशन कि अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान देंगे तो इस तरह से एक समय आएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी, और जो कंट्री की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी. It was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the poorest section of the society and help to reduce inequality. So the focus was not on to reduce the problem of poverty. The focus was on economic development. और ऐसा it was hoped कि जो economic development हमारा आएगा, उस economic development का जो फ़ायदा है वो नीचे तक पहुँचेगा. नीचे तक मीन्स जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड बाय दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट itself poverty will be reduced.
तो पॉवर्टी के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस किया गया। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं तो अपने आप पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इट वॉज होप्ड बट वॉट एवर हैपेंड वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा पुअर पीपल को मिल जाए। इट डज नॉट हैपन। ओके, सो ये भी सोचा गया था कि इस तरह से जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next class.